हाँ, हिंदुस्तान में तो कोई आईपीएस कबड्डी के बेस पे अगर कोई है तो अकेला ही हूँ हिंदुस्तान। जी सर, आई थी कि जब आप घर जाते हैं आपकी माता जी आपको देखती हैं, जब गाड़ी में 2 गाड़ियाँ आगे चलती हैं 2 पीछे चलती हैं और फिर वो बत्ती घूमती हुई जाती है, वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। जी। और आपको पता ही है गाड़ी स्टार्ट करते ड्राइवर सबसे पहले उस बत्ती को ऊपर वाली को जलाएगा। जी सर। किसी भी ऑफिसर की गाड़ी हो। जी सर। ऐसा ही करता है। यस सर। वो जलाता है तो मैंने अपनी माँ को बेड़े में खड़ा होकर के उस बत्ती की तरफ टकटकी लगा करके देखा है। जी। और जब मैंने माँ को पकड़ करके पूछा है जी कि माँ क्या देख रही, जी, तो वो माँ पलट करके यही कहती है जी कि कुछ नहीं देख रही। संबंधित जान लेते हैं। हरियाणा पुलिस का एग्जाम 27 तारीख को होना है, क्या एग्जाम होएगा? हमारे युवा हैं किसी दंगे में भाग लेते हैं या रोड जाम कर देते हैं और उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, फिर आगे नौकरी में फिजिकल हो जाता है, मेडिकल भी हो जाता है, सब काम हो जाता है, एग्जाम भी हो जाता है। जब वेरिफिकेशन होती है तब बहुत दिक्कत आती है। आप तो इनके बारे में बताएं। जी सर, क्या आपने कभी सोचा था इस पद तक आप पहुंचेंगे? नहीं, कभी कल्पना ही नहीं की थी। अच्छा जी। अगर दूसरों के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस जिंदगी को जीने का क्या फायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश पोलिस्ट। आज मेरे साथ हैं IPS OP नरवाल जी, हिंदुस्तान के ऐसे पहले खिलाड़ी जो नेशनल स्टाइल कबड्डी के दम पर IPS बने और आज पहले खेलों में बहुत नाम कमाया, फिर IPS बन के नाम कमाया, आज ऐसा काम कर रहे हैं कि दुनिया मिसाल देती है। जिनकी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके सफ़र को हम जानेंगे। फिलहाल DIG कम SSP जींद के अंदर कार्यरत हैं। इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो सोचता था मेरे चैनल पर कब IPS का सक्सेस स्टोरी आए, इंटरव्यू आए, आज ये मेरा सपना पूरा हुआ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर सबसे पहले अपने बारे में बताएं हमें। देखिए, मैं बचपन से ही मेरे जो गांव है जी सर, वो कबड्डी का वहाँ प्रचलन है शुरू से ही, और मैंने भी उन सीनियर खिलाड़ी को देख करके उस खेल को खेला जी। और जब मैं 7th क्लास में था उस समय हमारे गांव के थे श्री सत्यराम जी, वो हरियाणा पुलिस में थे जी। और उस समय स्कूल के ग्राउंड में कबड्डी खिलाते थे सीनियर बच्चों को, 8वीं से ऊपर के बच्चों को, 9वीं और 10वीं के बच्चों को, और 6ठी और 7वीं के बच्चे भी खेलते थे। मैं उस समय 82 में 7th क्लास में था जी। तब उसने वहाँ बच्चों को जब ब्रीफ कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कल देश की प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी करतार और सतपाल की कुश्ती देखने जाएगी जी, और उसके साथ साथ नेशनल स्टाइल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का शो मैच होगा जी, उसको भी वो देखेगी। और उसने खड़ा करके मुझे कहा था कि आप खड़े हो किस परिवार से। जब मैंने अपने दादा चौधरी जयलाल का नाम लिया तो उसने कहा कि बैठ जाओ, आपको कबड्डी कौन खेलने देगा जी। तो मेरे को भी अटपटा लग रहा था कि भी क्यों कह रहा है ये बात जी। तो फिर शाम को जब बैठक के बाहर बुजुर्ग हमारे बैठते थे, हुक्का गुड़गुड़ाते थे जी, तब मेरे को एक बुजुर्ग ने कहा कि आप वो ट्रांजिस्टर निकाल के लाओ अलमारी से। तो मैंने ट्रांजिस्टर ले आकर के रखा जी। और फिर उन्होंने कहा कि इसकी ऑन कर दो और इसका एंटीना ऊपर कर दो जी। तो एंटीना मेरे से निकल गया था जी। तो फिर वो बैठे हुए बुजुर्ग बड़े गुस्सा भी हुए थे जी। फिर वो डाल दिया। तो BBC लंदन से खबरें सुनते थे जी जी। तो पहली ही खबर जो BBC लंदन से आई तो उसमें यही खबर थी कि कल देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी करतार और सतपाल की फाइनल कुश्ती देखने जाएगी, और उसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम में जो हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का नेशनल स्टाइल का शो मैच होगा उसको भी देखेगी। तो मेरे वो क्लिक होगी बात जी। और मैंने सोचा कि वो बार बार ये कह रहा था कि भाई आपको कौन खेलने देगा कबड्डी, भाई इसको खेल करके देखेंगे जी। तो मैंने प्रयास किया, और कोई भी आदमी प्रयास करता तो मैं ये मानता हूँ जरूर सफल होता है, उसमें कोई दो राय नहीं जी सर। लेकिन उस चीज़ को करने के लिए चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो जी, चाहे वो साइंटिस्ट बनने का क्षेत्र हो जी सर, चाहे किसी डिपार्टमेंट में कोई नौकरी के बाद कोई समर्पित भाव से उस काम को करता है जी, तो जरूर सक्सेस होता है जी। तो मैंने भी पहले उस खेल को समर्पित भाव से खेला जी। और वो ठीक 8 साल बाद 1990 में जाके वो बीजिंग ओलंपिक में एशियन गेम में जी वो इंक्लूड हुई जी। और उसमें सबसे छोटे आप थे सर? उसमें हरियाणा से जी खेलने का, हिंदुस्तान को पार्टिसिपेट करने का एकमात्र मैं खिलाड़ी था जी। लेकिन हरियाणा के रहने वाले हम बेसिक 3 थे जी, जिसमें एक असन कुमार थे जी,
भिवानी डिस्ट्रिक्ट के, वो सर्विसेज टीम को रिप्रेजेंट करते थे इंडिया टीम में। इसी तरह कृष्ण कुमार गोदारा जी वो इंडिया टीम को सर्विसेज टीम से रिप्रेजेंट करते थे। जी तो हरियाणा से मैंने बेसिकली अकेले ने पार्टिसिपेट किया था। जी और ना केवल कबड्डी, जी जितने भी खिलाड़ी वहाँ गए हुए थे जी किसी भी खेल में, चाहे वो एथलेटिक्स थी, चाहे हमारी हॉकी थी, चाहे रेसलिंग थी, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था मैं। जी सर। और जो सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था उस समय मैं 3 साल छोटा था। जी तो मुझे लगता है कि कितनी उम्र थी सर उस समय आपकी? मैंने हरियाणा पुलिस को 21 साल में ज्वाइन कर लिया था जी। एशियन गेम जीत करके। जी सर। एज एन IPS? नहीं, एज ए इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था 91 में। जी। अभी आप कबड्डी के बल पर अकेले IPS हैं, ऐसा बताया जाता है। हाँ, हिंदुस्तान में तो कोई IPS कबड्डी के बेस पे अगर कोई है तो अकेला ही हूँ हिंदुस्तान जी में। सर। तो आजकल जो बच्चे खेलते हैं उनको नौकरी देना बंद कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं। एज एन IPS या कोई ऑफिसर, उनको सिर्फ खेल मंत्रालय में नौकरी मिल सकती है। हाँ, वो समय समय पर सरकार गाइडलाइन चेंज करती रहती हैं। जी सर। वो एक ज़माना था कि सबसे पहले मैं कहूँ जी सर। तो हरियाणा में किसी की अपॉइंटमेंट हुई स्पोर्ट्स के आधार पर, जी वो 23/3/88 को श्री सुखबीर सिंह जी IPS थे और DIG हैं, आज नहीं है इस दुनिया में। जी सर। उन्होंने हरियाणा पुलिस में एज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। वो रेसलर थे, जी सर। वो DIG के पद पे थे, हमारे ही बैच में थे। जी सर। अभी तो आप ड्यूटी पे रहते हैं, अभी खेल नहीं सकते देखो, लेकिन जब वो दिन याद आते हैं खेलते थे तो तब क्या फीलिंग आती है कि अभी खेलना कैसे शुरू किया जाए? वहाँ मैदान पे जाते हैं आप, उन बच्चों से मिलते हैं जो आजकल खेल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जब भी मौका मिलता है मैं बिल्कुल उनके बीच में जाता हूँ। जी सर। और उस समय मैं अपने इस पद को छोड़ करके जी सर। और उस पुराने प्रवेश में जो स्पोर्ट्स का मेरा प्रवेश था उसमें जी। चला जाता हूँ। जी सर। और फिर वो यादाश्त ताज़ा दोबारा हो जाती है उस खेल के माध्यम से। जी। और मैं तो आज के युवा को तो यही कहूँगा कि हमारे ज़माने में हमारे बुजुर्ग, मेरे खुद दादाजी कहा करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे नवाब, जी। और खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। जी। तो मैं वो बात सोचता हूँ आज तो वो उल्टा है। जी सर। उल्टा नहीं कहूँगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो भी नवाब बनोगे, खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बनोगे। जी सर। क्योंकि आप लोगों ने पिछले समय में देखा होगा कि गस्टेड पोस्टें खिलाड़ियों के लिए अनाउंस हुई। जी जी। बहुत सारे DSPs हरियाणा पुलिस में इंस्पिरेशन मिला सर उनको जो खेल रहे थे बच्चों। हाँ, उनसे मोटिवेशन मिला है नए बच्चों को। जी। नौकरी तो आजकल भी दे रहे हैं सर। हाँ, आज कुछ पॉलिसी चेंज हुई है कि भी स्पोर्ट्स में क्यों ना उनको रखा जाए। जी सर। किसी को डिप्टी डायरेक्टर, किसी को जूनियर कोच, किसी को सीनियर कोच, इस तरह की गाइडलाइन है ताकि आने वाले बच्चों को वो तैयार कर सके। जी। ऐसा सरकार का सोचना होगा। जी। हमने सुना जब आप गांव में जाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप खुद राम राम करते हैं उसकी। इतना अच्छा मतलब आपका व्यक्तित्व हमने सुना है। नहीं, वो एक्चुअल में मेरे परिवार से मिला हुआ। मैंने कोई पुलिस में आकर के ये कोई बात नहीं सीखी है। जी। मेरे परिवार में जब हमारे पूरे गांव के लगभग गांव के बुजुर्ग हमारी बैठक में बैठते थे और ताश वगैरह खेलते थे, हुक्का गुड़गुड़ाते थे, जी, तो उस समय सुनते थे हम बुजुर्गों से कि भाई बड़े आदमी चाहे एक दिन भी बड़ा क्यों ना, उसको राम राम छोटे का बनता है। जी। वो चीज़ें मैंने घर से सीखी हैं। और जी। जब मैं इस नौकरी में आया था जनवरी 91 में, जी, और जब मैं 27-28 मार्च को घर गया था तो मेरे दादा ने बहुत 2-3 चीज़ें अहम बताई थी। जी, क्या बैठ पी पानी ये चीज़ मोल नहीं लानी। मैं वो आज भी मुझे वो कंठस्थ है वो चीज़ें दादा जी, की बताई हुई। आज भी कोई मेरे कार्यालय में आता है मैं उसी भाव से उसका सम्मान करता हूँ, उसको पानी पिलाने का, उसकी चाय और फिर उसकी फरियाद सुनने का। जी सर। ये मेरा शुरू से ही है। जी, दूसरा कहा था कि भाई आप कभी झूठ मत बोलना, जो आपके बस का नहीं है तो मना कर देना। जी, काम नहीं होने का जी है, सर। उसको मना कर दीजिए। जी, तो मैं आज अपनी सीट पे बैठ करके भी मैं जिसका काम हम नहीं कर सकते जी सर। कानूनी तौर पे, जी, तो मैं स्पष्ट मना कर देता हूँ कि आपका हो नहीं पाएगा। इसी हो व्यक्ति सकता है उसको आज बुरा लग रहा हो, Yes, लेकिन sir. वो विचार करेगा यस सर। कि क्योंकि उसका कानूनी तौर पे वो काम नहीं हो सकता, जी सर। तो हम कैसे कर सकते हैं कानून तोड़ करके। जी सर, इसी व्यक्तित्व के लिए आपको जाना जाता है। आपने एक बात बताई थी कि जब आप घर जाते हैं आपकी माता जी आपको देखती हैं, जब गाड़ी में 2 गाड़ियां आगे चलती हैं 2 पीछे चलती हैं और फिर वो बत्ती घूमती हुई जाती है, वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। नहीं, उसमें क्या है कि कई दफ़ा
जब मैं रोहतक लगा हुआ था सुनारिया में कमांडेंट, जी सर। बच्चे मधुबन थे जी तो मैं अप डाउन करता था वीकेंड पे। जी तो कई दफ़ा मेरी माता श्री कहती थी कि मुझे गांव होते हुए छोड़ते चले जाना, वहीं से जाना है, जी और मैं वापसी में उनको ले लेता था। जी तो शाम को कई बार ऑफिस से लेट फारिग होता था जी और मैं शाम को जब घर आता था और फिर घर भाई वगैरह हमारे जो परिवार के और सदस्य और साथ लगते घरों के जी। वो आ जाते थे और बैठ करके बातचीत करते थे, जी तो वहाँ टाइम लग जाता था, अंधेरा हो जाता था। और मैं जब बोलता था चले, जी तो माँ को भी मैं बोलता था कि माँ चले, जी तो माँ बोलती थी हाँ चलते हैं भाई। जी और आपको पता ही है गाड़ी स्टार्ट करते ड्राइवर सबसे पहले उस बत्ती को ऊपर वाली को जलाएगा, जी सर। किसी भी ऑफिसर की गाड़ी हो जी सर। ऐसा ही करता है, यस सर। वो जलाता है। तो मैंने अपनी माँ को बेड़े में खड़ा होकर के उस बत्ती की तरफ टकटकी लगा करके देखा है। जी और जब मैंने माँ को पकड़ करके पूछा है जी कि माँ क्या देख रही हो, जी तो वो माँ पलट करके यही कहती है जी कि कुछ नहीं देख रही भाई। जी लेकिन उस माँ के भाव को मैं समझता हूँ यस सर। कि वह माँ ये सोच रही होगी जी कि मेरा बेटा इतना लायक निकलाया, जी जी और जिसको हरियाणा सरकार ने टमटमाती हुई बत्ती वाली गाड़ी मिली है इसको, जी सर। वो सोच रही होगी कि सब बेटे ऐसे ही माँओं के बेटे जी सर। इसी तरह कामयाब हों। जी सर। वो एक कल्पना कर रही होगी। जी सर। उसकी कल्पना को मैं समझ सकता हूँ कि वो शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती सर। जो वो कल्पना करती है, Yes, sir. लेकिन मैं उसके भाव समझता हूँ। यस सर। कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते थे? देखिए वो अभी ये नहीं कह सकते कि 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे, जी सर। लेकिन जितनी देर प्रैक्टिस करते थे 2 घंटा 1 घंटा, जी सर। 2 घंटे करीब करीब प्रैक्टिस होती थी। लेकिन उस प्रैक्टिस में फिर कोई डिले नहीं था या कोई गैप नहीं था उसमें उस समय। जी सर। वो कंटिन्यू फिर 2 घंटे मतलब अच्छे वाली प्रैक्टिस करके जी सर। आराम किया जाता था। जी अब वो नहीं था सिस्टम कि 15 मिनट कर ली फिर कूल डाउन हो गए फिर कर ली फिर ऐसा सिस्टम ही नहीं था वहाँ। जी सर। और कोचिंग का कोई लंबा चौड़ा साधन नहीं था, जी एक सर। दूसरे को देख करके सीखा जाता था। हाँ, और प्रैक्टिस करके ज़्यादा सीखा जाता था जी सर। कि प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाता है ना आदमी, जी सर। वो जरूर करते थे। जी स्किल प्रैक्टिस वो ज़्यादा करते थे। जी सर। क्या आपने कभी सोचा था इस पद तक आप पहुँचेंगे? नहीं, कभी कल्पना ही नहीं की थी। अच्छा जी। जब ये बात 82 में कही जा रही थी जी और मेरे जहन में क्लिक होगी बात। जी उन्होंने कई दफ़ा ये बात कही, जी जब मैं 8th में हुआ 9th में हुआ, जब भी उसने मौका मिला जी। हम बच्चों के बीच में आने का, यस सर। तो हमेशा वो बोलते थे कि जिस तरह से फुटवर्क आपका है, जी अगर इसी तरह खेलता रहा जी। मैं इस खेल को छोड़ जाऊंगा, जी सर। लेकिन ये एशिया में इंक्लूड भी होगा, आप हिंदुस्तान के स्टार भी होंगे। जी। ये उसकी भविष्यवाणी 82 में ही थी। जी सर। वो जा करके मैं बता रहा हूँ कि 1990 में जा करके उसकी भविष्यवाणी साकार हुई। यस सर। तो आप जब खेल रहे थे कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कभी आप चोटिल हुए हो, घायल हुए हो? अनेकों बार चोट लगती थी। तो वहाँ से थोड़ा सा बैकफुट पे नहीं जाने को मिलता या इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती थी आगे बढ़ने की तब उस समय? नहीं, वो एक ललक थी। अच्छा जी। हमेशा जिसको ललक है यस सर। वही आगे बढ़ता है। यस सर। बिना ललक के, बिना समर्पित भाव के किसी भी काम को करोगे आप सफल नहीं हो सकते। यस सर। हमेशा सीखने की ललक होनी चाहिए, ऑटोमेटिक आप सफलता प्राप्त कर लो। जी सर। हमारे युवा को कैसे सपने देखने चाहिए? कई बार छोटे सपने देख लेते हैं फिर वो दुखी हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। हमेशा सपना बड़ा ही देखना चाहिए। मैं तो अमूमन जब भी किसी स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे जाता हूँ जी सर। तो बोलता हूँ कि भाई ये कबड्डी जिस खेल से मैं आया हूँ, जी सर। ये कबड्डी एशियन तक सीमित नहीं रहेगी। यस सर। जब से ये प्रो कबड्डी हुई है, आप लोगों ने स्वयं देखा होगा, जी मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर देखता ही हूँ उसको। जब खेल आता है जी तो मैं सारे काम छोड़ करके इसको जरूर देखता हूँ। जी सर। और देखते देखते ये लगता है कि भाई एक समय था जी सिर्फ शोहरत के लिए खेला जाता था, जी आज तो पैसे के कॉमर्शियल हो चुका है ये खेल। जी सर। और इसको हर हिंदुस्तानी, जी चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बहन है, चाहे वो माता है, जी सर। चाहे वो दादी है, जी सब इस खेल को जानती हैं जी सर। कि किस तरह से खेला जाता है। जी और मैंने उस समय जब 2 प्रो कबड्डी हुई थी जी। तो प्रो के कबड्डी के खिलाड़ियों का जो सम्मान मेरे गांव में हुआ, जी और फिर मेरे साथ लगते गांव रेंढाना में उस सम्मान समारोह में जाने का जब मौका मिला, जी तब मैंने
अपने संबोधन में बोला था जी कि जब ये 5 या 6 प्रो कबड्डी हो जाएंगी जी सर तो आपके जो बच्चे मिट्टी में खेलने वाले बच्चे हैं, जी जो गांव के आंचल का ये खेल है पुराना, ये आपके बच्चे करोड़ करोड़ रुपए एक एक सीजन में जीत करके लाएंगे। जी और वो सपना आज साकार हो रहा है सबके सामने। जी और मैं एक बात और कही थी कि ये कबड्डी का जिस तरह से खेल अब चल रहा है, अभी जिस भी मंच पे जाता हूँ बोलता हूँ अपने संबोधन में कि भाई ये कबड्डी का जो खेल है ये ना केवल एशियन गेम में रहेगा, ये बल्कि आने वाले समय में ओलंपिक में होगा। सर और इसी हिंदुस्तान के बच्चे, भिन्न भिन्न स्टेटों के बच्चे जी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। जी इसलिए कबड्डी का तो विशेष तौर पर, जी क्योंकि क्रिकेट के बाद मैंने कहा था कि क्रिकेट के बाद अगर कोई पॉपुलर खेल होगा हिंदुस्तान का जी सर तो दूसरा खेल ये कबड्डी ही होगा। जी सर और आज वो सपना मुझे लग रहा है साकार होता जा रहा है। जी सर आज अगर किसी को आंकोगे तो कबड्डी सेकंड नंबर पे है क्रिकेट के बाद। यस सर इस हिंदुस्तान में इतना पॉपुलर खेल हुआ है। यस सर, ये तो थी आपकी सक्सेस स्टोरी। अभी हम कुछ क्वेश्चन हरियाणा पुलिस से संबंधित जान लेते हैं। हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम 27 तारीख को होना है, क्या एग्ज़ाम होएगा? अभी वो HSSC ने कंडक्ट करना है। जी सर। और उन्होंने डेट शीट जारी की होगी। जी सर। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये सारी होमवर्क करके इसकी डेट शीट दी होगी। जी सर। तो अवश्य होगा। ये सर, अगर कोई आंदोलन वगैरह की वजह से तो आगे जा सकता है ना एग्ज़ाम, अगर परिस्थितियाँ कोई बदल जाती हैं तो? अभी तो परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि भाई ये आगे जाएगा एग्ज़ाम, मुझे नहीं लग रहा। जी सर। क्योंकि अभी आंदोलनकारी अपने टोल पे या दिल्ली बॉर्डर पे ही हैं। जी सर। और पीछे भी जो पेपर हुए, जी सर, उन क्योंकि बच्चे उन्हीं के हैं। जी सर। उनके तो बच्चे हैं ना। जी सर। जिन्होंने पेपर देना है। जी। वो अपने बच्चों के भविष्य से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? यस सर, ये सोचने की बात है। यस सर। हमारे युवा हैं, किसी दंगे में भाग लेते हैं या रोड जाम कर देते हैं और उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, फिर आगे नौकरी में फिजिकल हो जाता है, मेडिकल भी हो जाता है, सब काम हो जाता है, एग्ज़ाम भी हो जाता है। जब वेरिफिकेशन होती है तब बहुत दिक्कत आती है। आप हमें बताइए, दंगे में शामिल होना युवाओं का ठीक नहीं है, तो इनके बारे में बताएं थोड़ा। आप देखिए, जब मैं फतेहाबाद में 2016 के जाट आंदोलन में वहाँ नियुक्त था एज ए पुलिस कप्तान, उस समय मुझे नशे के खिलाफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सामाजिक ताने, 3 विषयों को लेकर के मैं जितने भी पंजाब के लगते गांव थे, जी सर, जितने भी भुना के नज़दीक और टोहाना के बीच में जितने भी गांव थे, यस सर, प्रत्येक गांव में जाने का मौका मिला। जी। हर रोज़ दोपहर बाद जाता था। जी। एक में 2 बजे और एक में 4 बजे। जी। और वहाँ यही बात मैं करता था। जी। और मैंने खुल कर के कहा कि जब मैं 2011 में कमांडेंट था जी, मधुबन में, जी, उस समय 540 जवानों को नंबर देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। उसमें 37 बच्चे ऐसे थे जिनको नंबर नहीं दे पाया। जी। और वो 30 जी 2011 की मेरे जहन में आज भी है। जी। वो किस वजह से नहीं दे पाए जी कि कई दफ़ा जो है बच्चा 10th +2 पास करके जी वो कॉलेज ITI की तरफ मुंह करता है। उस समय बस नहीं रुकती है, क्राउड से भरी हुई आई। जी। उस जवान वहाँ खड़े हैं, युवा खड़े हैं, जी। और उसको पथराव करके रोकना चाहते हैं, या टायर या कोई लक्कड़ डाल करके उस बस को रोकना चाहते हैं। जी। उस समय वो बस क्राउड से भरी हुई है तो ड्राइवर थोड़ा सा चतुराई से उसको निकाल ले जाता है। उस भीड़ में से पत्थर फेंक करके शीशे तोड़ देते हैं। और ड्राइवर उसके बाद जाता है बस अड्डे पे। यस सर। सबसे पहले वो कंप्लेंट करता है, हिंसा FIR लॉन्च हो जाती है। हाँ जी। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यस सर। ये मैंने गांव-गांव जा करके बताई जी कि जिस भाव के साथ जी माँ बाप ने जिस पीड़ा और कष्ट के साथ हर संभव आपको पढ़ाने का प्रयास इतना बड़ा किया है। यस सर। और उसके बावजूद आप छोटी सी गलती करके, जी सर, जिस माँ बाप ने आपका सपना सजो रखा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा, जी, और उसने सारी बाधाएं पूरी कर ली, जी, चाहे उसका रिटर्न पेपर हो, चाहे फिजिकल पेपर हो, जी, वो चाहे मेडिकल क्यों ना हो, सब चीज़ें पूरी कर ली। लेकिन जब वेरिफिकेशन हो करके हमारे पास आता है और उसमें लिखा हुआ है इसका क्रिमिनल केस, इसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, फैसला नहीं हुआ है, तो हम नंबर नहीं दे पाते।
जी सर। तो वो 37 बच्चों को जी अगर आज भी आप उनके कलेजे पर हाथ रख करके देखेंगे जी उसको कितनी पीड़ा होगी जी सर। वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यस सर। अगर आज उसी माँ बाप उन 37 बच्चों के माँ बाप के अगर कलेजे पर हाथ रख करके देखो जी उनको भी इतनी पीड़ा हो रही होगी आज जी सर। कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जी सर। तो मैं तो युवा को यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के आंदोलन में या किसी बैड एक्टिविटी में, जी सर। चाहे वो नशे की है चाहे कोई और चीज़ है, यस सर। किसी बैड एक्टिविटी में हिस्सा ले करके यस सर। अपने सपने को और माँ बाप के सपने को यस सर। चकनाचूर ना करें। जी पढ़ लिख करके मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती है, यस सर। लेकिन माँ बाप भी सोचता है जी कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी प्राप्त करे, जी लेकिन उसको ये भी पता है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। जी सर। वो एक कल्पना और करता है जी कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक सभ्य समाज का हिस्सा बने। यस सर। तो इसलिए मैं युवाओं से तो विशेष तौर पे यही आग्रह कर सकता हूँ जी सर। कि नौजवान साथियों, जी आप किसी गलत दिशा में ना जा करके सही दिशा में जाएं जी और उस माँ बाप ने जो सपना सजो रखा है जी उसको साकार करें, उसके चकनाचूर ना करें। जी सर। कुछ बच्चे हमारे आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक टीस होती है कि कितनी सैलरी मिलती है आईपीएस को, तो आप हमें बताने का प्रयास करें लगभग कितनी सैलरी दी जाती है। देखो, वो नए ग्रेड में आते हैं जी सर। उनकी अलग सैलरी है, जो पुराने अधिकारी हैं उनकी अलग सैलरी हो जाती है। जी सर। लेकिन सैलरी ठीक है, जी सर। ऐसा नहीं कि सैलरी कोई कम मिलती है, जी सर। सैलरी अच्छी मिलती है, अनाउंसेज हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं सरकारी नौकरियों में। जी सर। ऐसा नहीं है कि भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, बहुत सर। सारी फैसिलिटीज़ हैं। कैसा माइंड सेट होना चाहिए एक आईपीएस बनने के लिए? बहुत पेशेंस के साथ जी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जी सर। सबसे पहला तो यही काम है, और उसको समर्पित भाव से उस काम को करने का प्रयास। जी सर। जब तक आप टकटकी लगा करके और एक टारगेट आपके करें। जहन में ना हो यस सर। तो आप कैसे कामयाब हो? सबसे पहले तो युवा साथी को अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि मैंने बनना क्या है। उसको ये सितारे दिखने चाहिए हमेशा। हाँ, मैंने कहा ना, जिसको आगे बढ़ने की ललक है, जी। जिसको सीखने की ललक है, यस सर। वो बिल्कुल अवश्य सक्सेस होता है। जी सर। ऐसा बोला जाता है 2 साल में तैयारी होती है, 3 में होती है, करने वाला 6 महीने में भी कर सकता है। अब बहुत सारे उदाहरण हम सबके सामने हैं। जी सर। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि भाई जिन्होंने 6 महीने की तैयारी में, जी सर, चाहे आईएएस में बेस्ट 10 में आए हैं। अपने तो टॉपर भी बनते हैं सर हरियाणा से। हाँ, अभी पहले क्या था, पहले पेरेंट्स को, नौजवान साथी को, जी। युवा को विशेष तौर पे जी ये समझ नहीं थी या इस और रुझान नहीं था। जी अब सबको लगने लग गया कि भाई अगर आप किसी काम को करना चाह रहे हो जी और उसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यस सर। शॉर्टकट नहीं अपना सकते। जी जी अब जब पढ़ना ही पड़ेगा, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ समर्पित होकर के उस चीज़ को करेगा, कामयाब हो जाएगा। जी सर। और जिसका ध्यान भटकता रहेगा, 4 घंटे काम किया, 2 घंटे भटक गया, जी सर। तो वो कैसे सक्सेस होगा? जी सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आईपीएस ओपी नरवाल जी। सर संदेश दें हमारी वीडियो में, जो युवा आपको देख रहे हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। बस एक यही दिक्कत आती है कि एग्ज़ाम की डेट तो आई नहीं, अभी तैयारी क्यों करें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि पुलिस विभाग जी सर। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जी सर। क्योंकि समाज का जो पीड़ित व्यक्ति है, जी सबसे पहले अगर किसी डिपार्टमेंट के पास आता है तो पुलिस के पास आता है। जी और मैं एक और कहना चाह रहा हूँ जी सर। कि पुलिस विभाग जी जिस दिन कागज पे न्याय की बात लिखना शुरू कर देगा, जी कोई व्यक्ति समाज का पीड़ित रह नहीं सकता। सबकी दुख हर लिए जाएंगे, जी क्योंकि कागज पे लिखना जरूरी है। जी सर। और हमारे यहाँ जो कागज पे लिखा जाता है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जी उसी पे फैसला होता है। जी अगर कागज पे सही बात को सही लिख दिया हो जी तो न्याय तो उसी दिन हो गया है। यस सर। लेकिन वो एक प्रक्रिया है, जी सर। वो प्रक्रिया पूरी करने वहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। गुजरना ही पड़ेगा। जी सर। तो युवा साथी ये ना सोचे कि अभी डेट फिक्स नहीं हुई है और डेट फिक्स होगी तब हम तैयारी करेंगे। जी सर।
उससे पहले तैयारी करो ना, जी सर। ताकि जब भी कोई पेपर की डेट आए, अनाउंस होए, आप तुरंत उसमें बैठे निसंकोच होकर के। फिर आप विचलित हो जाते हैं उस समय जब डेट आती है कि मैं करूं क्या करूं, फिर वो बरसाती मेंढक की तरह बाहर आते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। जी सर। वो तो अभी से तैयारी पे जुट जाना चाहिए था। जी सर। मैं तो युवा साथियों को कहूँगा कि हरियाणा पुलिस की जिस तरह से भर्ती निकाली है, जी सर, आज से ही आप फिजिकल भी और मेंटली भी, जी सर, एग्जाम की भी तैयारी शुरू करें। एग्जाम की भी तैयारी शुरू करें। जी सर। और अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे, हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, आप जिस तरह से कह रहे हैं। जी सर, फिर आपको और भी मौका मिल जाए रिवीजन करने का, मिलेगा रिवीजन करने का। जी सर। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आईपीएस ओपी नरवाल जी, इनसे मिलने का मौका मिला। बहुत ही बिजी शेड्यूल में से इन्होंने हमें 20 मिनट दिए हैं, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने कीमती समय में से समय निकाल करके भी मेरे साथ आए हैं। जी सर। और जिसको आप स्टोरी बना करके इसको डिस्प्ले करेंगे, जी सर, तो आपका भी मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय भी निकाला। अभिनंदन सर। तो मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।